आंदोलनों पे किन बिंदुओं से आपको सोचना चाहिए, कुछ सामान्य कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो प्री और मेंस दोनों में उपयोगी होगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि एक एक आंदोलनों को देखेंगे, उसमें तथ्यगत और क्रमगत कैसे विकास हुआ उसकी चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो टॉपिक रहेगा, कॉन्सेप्ट तो साथ में रहेगा ही रहेगा। और फिर जब उसको देख लेंगे तब हम लोग इस पे आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आइए, वेलकम है। 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको देखा जाए 19th सेंचुरी के सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के प्रति। पहला मुद्दा तो यही कि वेदर इट वाज ए सोशल मूवमेंट और इट वाज ए रिलीजियस वन, व्हिच फ्लेवर वाज मोर इफेक्टिव। यह एक सामाजिक आंदोलन था या धार्मिक आंदोलन था, कि दोनों 50-50 था, है ना। अगर हम इसको धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण कहते हैं तो क्या कुछ गलत होगा? बहुत सारी किताबों में लिखा भी होगा रिलीजियस एंड सोशियो रिफॉर्म्स, तो समझने की जरूरत है। देखिए, मुख्यतः क्या था कि मुख्यतः यह एक सामाजिक आंदोलन था, सोशल मूवमेंट था। लेकिन क्योंकि भारतीय समाज की कल्पना बिना धर्म के नहीं की जा सकती, या इस समय जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसमें से बहुत सारी कुरीतियां कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकॉन्शियस माइंड ऑफ व्यू से वो धर्म से जोड़ दी गई थी। इसलिए जब तक हम धर्म का सहारा नहीं लेंगे, जब तक हम धार्मिक जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक इन बुराइयों को दूर करना आसान नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, आज के डेट में भी आप देख लीजिए कि द इंडियन सोसाइटी इज रिलीजियस ग्रेडियंट सोसाइटी, सो वी कांट, एक हम लोग ऐसी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते जिसमें समाज और धर्म को क्या किया जाए, अलग किया जाए, राइट। तो राजनीति और धर्म तो अलग रहती है, लेकिन सोशल लेवल पे आप देखोगे तो रिलीजियस कनेक्टिविटी आपको जरूर दिखाई देगी। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सर सामाजिक के साथ साथ ये धार्मिक आंदोलन भी था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन था ही, लेकिन मुख्य जो कलेवर था वो क्या था, सोशियो मूवमेंट का था, सामाजिक आंदोलनों का था। क्लियर? अब आप सुधार आंदोलन करने जा रहे हैं, सुधार, है ना। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं 19th सेंचुरी की, 18th 19th सेंचुरी की, उन समस्याओं का आप समाधान करने जा रहे हैं। तो हमें यह देखना होगा कि आखिर में वो समस्याएं थी क्या सी, समस्याओं का स्वरूप क्या था। तो आइए, इस पे आपका नजरिया नहीं रहता है, इस पे ध्यान नहीं रहता है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक पहलू, समस्याएं क्या थी, इन समस्याओं पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्चुअली प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा ये। तो समस्याएं क्या थी? सबसे पहला मुद्दा तो ये कि क्या भारतीय समाज की जो समस्याएं थी सभी वर्गों की एक जैसी रही होंगी? क्या जो समस्या हिंदू की रही होगी, क्या वही समस्या मुसलमानों की रही होगी? क्या इन समस्याओं में कोई इंटरकनेक्शन रहा होगा? बहुत सारी प्रवृत्तियों का केवल यस या नो में जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आप जानते रहिएगा इन समस्याओं में एक जैसी समस्याएं नहीं थी, विविधीकरण था। कुछ समस्याएं तो ऐसी थी जो कि सभी वर्गों की थी, सभी वर्गों में थी। जैसे मान लीजिए अशिक्षा था, एजुकेशन, खास करके वेस्टर्न पाश्चात्य शिक्षा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये ना सोचिएगा कि भारत अशिक्षित थे, पाश्चात्य शिक्षा के संदर्भ में जो अनभिज्ञता आपको दिखाई देगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब में दिखाई देगी। रूढ़िवादिता थी। क्लियर है? कुछ सामाजिक बुराइयां भी, जैसे पर्दा प्रथा दोनों जगह पे थी, हिंदुओं में भी थी, मुसलमानों में भी थी। क्लियर है? इसके अतिरिक्त तो कुछ समस्याएं ऐसी थी जो कि महिलाओं की ही थी, और इनमें से भी आप हिंदू मुस्लिम डिवीजन कर सकते हैं। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की महिलाओं की समस्याओं का भी अलग अलग टाइप की समस्याएं थी। हम पहले एग्रीगेट महिलाओं की समस्याओं की चर्चा करते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे अगर आप हिंदू महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सती प्रथा थी, बाल विवाह, ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में थी। सती प्रथा केवल हिंदुओं में थी। बाल विवाह, बहु विवाह, पोलोगोनी, बहु विवाह को अगर आप देखेंगे तो दोनों में थी, लेकिन मुसलमानों में ज्यादा थे। बहु विवाह, विधवाओं की खराब स्थिति, विधवाओं की स्थिति, अशिक्षा तो कॉमन में आपके पास आ ही जाएगा। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो महिलाओं से संबंधित नई समस्या थी वो जैसे नरबली है, कन्या शिशु वध, नरबली हो गया, दास प्रथा हो गया, दास प्रथा, बेगार हो गया, बॉन्डेड लेबर। कई प्रकार की समस्याएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, है ना। महिलाओं की अलग, कुछ समस्याएं कॉमन हैं, कुछ समस्याएं सिर्फ हिंदुओं में हैं और कुछ समस्याएं सिर्फ महिलाओं में ज्यादा हैं, है ना। आपको बता दूं, आर्थिक उत्तराधिकार की अगर आप बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी समस्या आपको दिखाई देगी, हिंदुओं में भी दिखाई देगी और मुसलमानों में भी दिखाई देगी, राइट। लेकिन अगर हम हिंदू मुस्लिम डिवीजन को भूल जाएं, सिर्फ महिला और पुरुष के डिवीजन को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसमें से अधिकांश जो समस्याएं थी वो समस्याएं किससे संबंधित थी, वो महिलाओं से संबंधित थी। और ऐसा बेहद स्वाभाविक था, क्योंकि पितृसत्तात्मक जब समाज होता है, पैटर्नल जब सोसाइटी होती है, तो पैटर्नल सोसाइटी की खासियत है कि
जो अच्छी चीजें होती हैं वो अपने आप उसका श्रेय ले लेते हैं और सारी जो बुराइयां रहती हैं वो महिलाओं पे थोप दी जाती हैं। इसलिए 19वीं शताब्दी की समस्याओं पे, सामाजिक समस्याओं पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो वो समस्याएं अधिकांशतः महिलाओं से संबंधित हैं। श्योर? तो ये रहा। अब जरा इसमें भी उच्च और मध्य वर्ग की बात को अगर हम कर लें, जैसे उच्च वर्ग की महिलाएं हैं तो शिक्षित जरूर होंगी, तो अशिक्षा मुख्यतः समस्या निम्न वर्ग और मध्य वर्ग की ज्यादा आपको दिखाई देगी, है ना। बहुविवाह की कंडीशन उच्च वर्ग में ज्यादा है, निम्न वर्ग में कम है। निम्न वर्ग की महिलाएं आर्थिक रूप से वो अधिक स्वतंत्र हैं क्योंकि खुद मजदूरी करती हैं, खुद अपना निर्णय करती हैं, जबकि उच्च वर्ग में वो टोटल की टोटल डिपेंडेंसी आपको दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सर 19वीं शताब्दी की जो हमको सामाजिक समस्याएं दिखाई देती हैं, उन सामाजिक समस्याओं में कम से कम आप कह सकते हैं कि समानता तो नहीं थी, काफी उसमें कई स्तर थे, और हर स्तर की जब समस्याएं आपके पास हो तो समस्याओं के संदर्भ में आपको प्राथमिकता का निर्धारण करना होगा। ये आज भी उतना ही सही है। आज किसके पास समस्याओं की कमी है? नहीं है ना। आपके पास अगर हम कहें कि समस्याएं गिनाइए तो 75 समस्या आप गिना देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि किस समस्या से निपटने का कौन सही समय है, किसे आप प्राथमिकता देंगे। तो जिस समस्या से निपटने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता उसे दिया जाएगा जो कि आपके अस्तित्व से जुड़े होगा, और ये आपको डिसाइड करना है कि किस चैलेंज को आप प्रायोरिटी देंगे, और फिर उसके प्रायोरिटी वाइज अगर आपने चैलेंज को समाप्त नहीं किया तो चुनौतियां बढ़ जाएंगी और आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से भारतीय 19वीं शताब्दी की जो सामाजिक समस्याएं थी उनको प्राथमिकता के अनुरूप उठाया गया और उन्हें हल करने का प्रयास किया गया। बात समझ में आ गई? एक चीज और भी जानते रहिएगा, हम यहां लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप जानते रहिएगा कि समस्याओं को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पूर्वी भारत, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये भी एक नया तरीका हो सकता है देखने का। वास्तव में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी वर्ग के, दक्षिणी भारत के समाज में परिवर्तन था, समाज में अंतर था, अतः स्वाभाविक रूप से इनके समाज सुधारकों का जो प्रभाव आपको दिखाई देगा वो प्रभाव अलग अलग दिखाई देगा, है ना। तो आप चाहें तो पूर्वी भारत के आंदोलन, पश्चिमी के, उत्तरी के और दक्षिणी के अलग अलग बांट सकते हैं, और इन समाज सुधारों के प्रभावों का जब आकलन आप मेंस की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें भी आपको, इनके प्रभाव में भी अंतर दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए, ये तो समस्याओं के संदर्भ की बात हो गई। एक और संदर्भ आपको देखते हैं कि वास्तव में जो सुधार आंदोलन आपको दिखाई देंगे, जितने भी रिफॉर्म्स मूवमेंट आपको दिखाई देने वाले हैं, उसको अगर हम डिवाइड करें तो निश्चित रूप से कई प्रयास आपको दिखाई देंगे। एक तो आपको दिखाई देंगे आक्रामक, एकदम अग्रेसिव हैं, ये टिट फॉर टैट वाले, जैसे आर्य समाज है या वहाबी आंदोलन है, और एक दूसरा पक्ष ऐसा है जो कि पाश्चात्य संस्कृति वाला है। यह भी आक्रामक को ही आप मानिए, फिलहाल यहां पे आप इसको भी डाल सकते हैं आक्रामक पार्ट में ही, डेरेजियो का आंदोलन, यह भी एक्सट्रीमिटी की माना जाएगा। और एक है आपका मध्यम मार्गीय है, रेस्ट में मध्यम मार्गीय ही आपको ज्यादा दिखाई देंगे, जैसे प्रार्थना समाज है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, अन्य समाज भी इसी श्रेणी में है। और तीसरा एक एफर्ट दिखाई देगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयास के रूप में दिखाई देगा, सरकारी प्रयास। जाहिर सी बात है, अगर आप इनके प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीजें अधिक एग्रेसिव हैं, जो अधिक आक्रामक हैं, वो अधिक लोकप्रिय नहीं होंगी, है ना, बल्कि जो उनका प्रभाव कम होगा, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो मीडियाकर अप्रोच से हैं, उनको वो अधिक प्रभावी होंगे। किंतु सबसे ज्यादा अगर प्रभाव दिखाई देगा तो वो सरकार का दिखाई देगा, क्योंकि सरकार जब कानून ले आएगी तो उस कानून को पालन करने की व्यवस्था भी लाएगी। श्योर? तो ये तीन प्रकार की आपको प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। खैर, यहां आप कॉन्सेप्ट के रूप में जानिए। हो सकता है कि अभी आपको ये बात पूरी तरह से नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन जब आप सारे मोमेंट्स को पढ़ेंगे, सब देखेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे भी जरूरत होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को समाप्त करने के, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को चलाने में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई देंगी, और इसमें से सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होगी वो होगी गवर्नमेंट की जो प्रयास है, उसके बाद आप देखेंगे मध्यम मार्गीय लोगों का, और फिर आक्रामक वालों का तो सबसे कम होगा। तो ये हम सेक्शन देखेंगे स्वरूप के संदर्भ में जब चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके तथ्यात्मक पाठ को, और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जो प्रणेता हैं, जो आप कहते हैं कि आधुनिक भारत के जनक, मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडिया, अगर शुरुआत करें तो वो और कुछ नहीं बल्कि कौन थे? राजा राममोहन राय थे। तो राजा राममोहन राय का मूवमेंट, ब्रह्म समाज का मूवमेंट कैसे हुआ, तथ्यगत डे वाइज कैसे आगे बढ़ा, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। राजा राममोहन राय 1774 से लेकर के 1835 तक इनका टाइम पीरियड रहा। नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक और नव भारत का तारा इन्हें कहा गया। लिंगुआ फ्रैंका थे, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को जानते थे, भाषाओं को, बहुभाषा विद थे, है ना, संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन, हिब्रू सब कुछ जानते थे, है ना। आज के डेट में क्या है मालूम, वो लैटिन पढ़े नहीं, लेकिन लैटिन भाषा की पुस्तक की समीक्षा लिखना जरूर शुरू कर देंगे गूगल गुरु की सहायता से, है ना। तो तकनीक की अपनी सीमाएं होती हैं। जब आप भाषा को जानेंगे तो
तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब जाकर के वो अप्रोच निकल करके सामने आएगा। और निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय इस दिशा में अगर आप देखेंगे तो बहुभाषाविद थे और उन्हें पश्चिम और पूरब दोनों के संस्कृतियों के बारे में पता था, और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय पूरब और पश्चिम की संस्कृति के सेतु थे। एक इंटरकनेक्शन का उन्होंने काम किया था, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वास्तव में दोनों संस्कृतियों का अध्ययन किया और जिसमें जो अच्छा था उसका समर्थन किया और जो बुरा था उसका विरोध किया। तो निश्चित रूप से यही वो दृष्टि होनी चाहिए किसी को परखने की। तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय की जो समीक्षात्मक दृष्टि थी वो उन्हें अलग बनाती है इस पूरी सेंचुरी में। तो आइए देखते हैं तोहफत उल मुहावदीन 1809 में उन्होंने एक फारसी में लिखी पुस्तक, फारसी में पॉम्पलेट लिखा, और एक्वेस्टरवादी, इसका जो हिंदी में आया एक्वेस्टरवादियों को उपहार और गिफ्ट टू मोनोथेस्टिस। और इसमें इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। हमने जब सामाजिक समस्याओं की चर्चा किया था तो आपको एक बात उसी में बताया था कि रूढ़िवादिता थी, परंपराशीलता भी थी, और उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें थी जैसे मूर्ति पूजा होना, कर्मकांड करना, है ना, रिचुअल्स जो थे वो उसमें वैज्ञानिक आधार पर नहीं थे। और इन्होंने क्या किया कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया और ये बताया कि जो एकेश्वरवाद है, जो मोनोथिज्म है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, उपनिषदों को पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि सभी धर्मों का जो है मूल बिंदु है, ओरिजिन जो है वो क्या है, एक एकेश्वरवाद ही है। राइट। तो ये पूछा जा सकता है तोहफत उल मुहावदीन, नाम सीधे पूछा जा सकता है कि किस पैम्पलेट्स में उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। तो तोहफत उल मुहावदीन ये लिखा गया फारसी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आगे चल करके यही सभा ब्रह्म समाज में बदल जाएगी। 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में एक लिखा उन्होंने प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस, ये बड़ी फेमस रचना थी, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस। और जॉन डिग्बी साहब जो थे इन्होंने इसको छपवाया था, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस जो थी, वास्तव में जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप ईसाई धर्म के बारे में जानेंगे तो ईसाई धर्म में भी बहुत सारे जो है चमत्कारों की चर्चा की गई है। और चमत्कारों में क्या है कि बहुत सारी कहानियां रच दी गई हैं आदम और हव्वा और बहुत सारी चीजों की। तो जब इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने बताया कि ईसाई धर्म में करुणा है, दया है, ये सारी बातें तो चलिए ठीक है, लेकिन सिद्धांतों से अलग जो उसका अंधविश्वास है, जो रूढ़िवाद है, जो काल्पनिक कपोल कल्पना है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख माना जाएगा उस समय में, द प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस। तो ऐसी स्थिति में जब भारतीय संस्कृति पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का झंडा फहरा रहा था, 1820 लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय है, अब तो सब कुछ क्लियर है ना, मराठा नतमस्तक हो रहे थे 1818 में पूना की संधि के पश्चात। तो उस पृष्ठभूमि में इस बात को लिखना निश्चित रूप से भारतीयों में भी एक गौरव की बात थी, और यह बात क्लियर हो गई थी कि क्रिश्चियनिटी की भी आलोचना की जा सकती है, उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा प्रयास था। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना की, और ये सारी चीज बात है सब एकात्मवाद की तरफ है ना, जो वेदांतों की तरफ है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय संस्कृति से अनुप्रेरित भी लग रही थी और उस दिशा में ये प्रयास किया गया था। फिलहाल इसमें सबसे बड़ा मील का पत्थर हुआ 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना। और आप ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में यह प्रथम मिशनरी प्रयास आप कह सकते हैं, भारतीयों में पहला मिशनरी प्रयास का मतलब यह है संस्थागत प्रयास किया गया कि और ब्रह्म समाज के माध्यम से भारतीय समाज की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। फिलहाल हम लोग इसके पहले आगे बढ़ें, कुछ और भी फैक्ट्स को जान लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, और इस कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का योगदान था। 1825 में वेदांत कॉलेज स्थापित किया गया। 1822 में 21 में संवाद कौमुदी बंगाल में बांग्ला भाषा में इन्होंने समाचार पत्र का संपादन किया, और 1822 में मिरातुल अकबर का संपादन किया। राइट। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वास्तव में हुआ क्या था कि एक बार जब 1823 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट लाया गया था तो मिरातुल अकबर को बंद कर देना पड़ा था, और फिर इसी के लिए इन्होंने ब्रिटिश संसद को पत्र लिखा था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसी वजह से राजा राम मोहन राय को हम लोग वैधानिक, जो उदारवादियों का चरण था कि संवैधानिक राजनीति का प्रणेता किसे कहते हैं, तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से संवैधानिक राजनीति का प्रणेता राजा राम मोहन राय को कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले समाचार पत्रों के संदर्भ में या इस समस्या के संदर्भ में ब्रिटिश संसद को पत्र लिखा था। राइट। तो ये मिरातुल अकबर का मामला था। उसके बाद सती प्रथा, जो ब्रह्म समाज ने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया वो उठाया सती प्रथा का। कहा जाता है ना कि कई बार क्या होता है कि जब आप व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी चीज को देख लेते हैं और उसके बाद उससे विचलित होते हैं तो उसके लिए एक मूवमेंट करते हैं। राजा राम मोहन राय के परिवार में ही एक सती की घटना थी, और जब सती की घटना हुई तब उनको ये लगा कि हाँ, वास्तव में सती प्रथा जो है वो पूर्णतया अमानवीय है, और भारतीय शास्त्रों से, वैदिक ग्रंथों से उन्होंने लिया और बताया कि सती प्रथा जो है अनुमन्य नहीं है, बाद की रूढ़ियों में शामिल है, और इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया सती प्रथा का। और आप देखेंगे सती प्रथा के इस मूवमेंट का परिणाम यह हुआ कि अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1829 की 1800 अंडर सेक्शन 17 ऑफ द 1829 एक्ट, 1829 की अधिनियम के धारा 17 के अनुसार सती प्रथा को पहले कलकत्ता में बैन किया गया, और फिर 1830 में इसे
पूरे देश में लागू कर दिया गया और यह स्पष्ट कहा गया कि अगर कहीं कोई भी व्यक्ति सती प्रथा का समर्थन या संरक्षण करता है तो उस पर सीधे हत्या का अपराध लगेगा, है ना। और इस प्रकार ब्रह्म समाज ने एक बहुत बड़ी कुरीति के लिए क्या किया, प्रयास किया। लेकिन आप देखो, कई बार आप देखोगे जब एनालिसिस करोगे तो आप एक समस्या का समाधान करते हैं तो साथ में उसकी दूसरी समस्या भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सती प्रथा समाप्त कर दी गई, लेकिन भारतीय समाज में जो विधवाओं की स्थिति थी वो क्या थी, बहुत ही खराब थी। आज के 21वीं शताब्दी के युग में आप देखिए इतनी रूढ़िवादिता रहती है कि खुद लोग, महिलाओं में क्या होता है कि अगर कहीं कोई शुभ काम है तो वो पीछे हटना पसंद करती हैं, है ना। तो निश्चित रूप से आगे किसी जो विधवा नहीं है, जो सुहाग वाली है, उसको आगे करके सारा काम किया जाता है ना। तो ये निश्चित रूप से आप सोचिए, एक तो इतने बड़े दुख का वो सामना खुद कर रही है और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएं तो उसका जीवन तो नरक हो जाएगा, है ना। और आगे चल करके आप देखेंगे कि एक बार यह भी कहा गया कि सती प्रथा में तो व्यक्ति एक बार मरता था, विधवाओं की स्थिति ये थी कि रोज मरती थी वो, है ना। तो आगे चल करके फिर इसके 20-25 सालों बाद आप देखेंगे कि विधवाओं के पुनर्विवाह और रीसेटलमेंट के लिए भी एक्ट लाया गया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप प्रमुख रूप से सुधारों को देखेंगे। सती प्रथा अमानवीय थी, अमानुषिक थी, तात्कालिक रूप से सबको हिला सकती थी, इसलिए सती प्रथा का केसरों को सबसे पहले उठाया गया और फिर सती प्रथा के को प्रतिबंधित करने के लिए ये एफर्ट लिए गए। फिलहाल राजा राम मोहन राय के बाद आपको बताऊं, इस घटना के बाद आप जानते हैं कि अकबर द्वितीय के समय में अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दी थी और अकबर द्वितीय जो मुगल शासक था उसकी पेंशन वृद्धि के लिए राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में जब वहां गए तो वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। 1833 में ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। तो फिलहाल 1830 राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का क्या कंडीशन हुआ, तो आपको बताऊं, जब कभी भी राजा राम मोहन राय बीच में जाते थे तो आचार्य रामचंद्र विद्या बागीश का नाम आता है। ये ब्रह्म समाज के जो प्रबंधन था उस प्रबंधन को देखते थे। उसके बाद फिलहाल संस्थागत रूप से अगर आप देखेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज में सक्रिय हुए, है ना। और इन्होंने 1839 में तत्व बोधनी सभा स्थापित की और इस सभा से कई समकालीन लोग जुड़े, जैसे राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे लोग देवेंद्र नाथ टैगोर से जुड़े। केशव चंद्र सेन का भी नाम लेना चाहिए, केशव चंद्र सेन। और आगे आप देखेंगे केशव चंद्र सेन 1856 के आसपास है इसमें, और 1856 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो ये ब्रह्म समाज था वो अखिल भारतीय स्तर तक पहुंच गया। यानी केशव चंद्र सेन ने बहुत आक्रामक तरीके से ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया। लेकिन केशव चंद्र सेन में एक बहुत बड़ी कमी थी। केशव चंद्र सेन जब समस्याओं और बुराइयों की बातें करते थे तो वो कई बार क्या करते थे, वो उनका ये करना था कि वो हिंदू धर्म का ही विरोध करने लगते थे और हिंदू धर्म का विरोध करते करते उस लेवल पे चले जाते थे कि फिर उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं रहता था। बात आप समझ में आ गई। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ और अंत में 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। और अब पहली फूट पड़ी 1865 में और मूल मुद्दा यही था कि भारतीय की जो हिंदू संस्कृति थी उस हिंदू कल्चर का विरोध किया था किसने, केशव चंद्र सेन ने। फिलहाल ये जो गुट बना 1865 में, केशव चंद्र सेन का जो गुट बना उसे आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया और बाकी जो देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज था वो ब्रह्म समाज के रूप में फेमस रहा। फिलहाल केशव चंद्र सेन की स्थिति क्या थी, अच्छे वक्ता थे और उनकी बातों में क्या कहते हैं कि काफी जो मुद्दा उठाया वो बाल विवाह का मुद्दा उठाया और बाल विवाह के मुद्दे में उन्होंने कहा कि बाल विवाह में स्पेशली लड़कियों की जो उम्र उन्होंने बताया वो न्यूनतम 14 साल और लड़कों की 16 साल हो और उन्हीं के प्रयासों से फिर ये ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। याद रखिएगा कि जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था वो स्पेशली उन्हीं शादियों के लिए था जो कि जिनकी शादी ब्रह्म समाज के रीतियों के अनुरूप हुआ करती थी। क्लियर है। लेकिन आपको बताऊं 1878 में एक ऐसी घटना हुई कि ब्रह्म समाज में पुनः बिखराव आया और मामला क्या था कि 1878 में 13 वर्षीय अपनी लड़की थी, उस लड़की का विवाह इन्होंने कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। अब आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि न्यूनतम 14 साल होना चाहिए और अपनी लड़की का विवाह 12 वर्षीय लड़की का विवाह 12 या 13 जो भी हो 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया। तो ऐसी स्थिति में तो क्या हुआ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली हाल हुई और 1878 में ब्रह्म समाज एक बार फिर विखंडित हो गया और शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने एक नया समाज बनाया और वो समाज जो कहलाया साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। यानी आपने देखा कि कुल मिला के जो ब्रह्म समाज है आपसी मतभेदों की वजह से क्या हुआ कि वो बिखर गया, है ना। फिर भी आप ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज का एक महत्वपूर्ण स्थान है ना। कई बार यह भी कहा जाता है, आलोचक जो इसकी समीक्षा करते हैं वो ये कहते हैं कि राजा राम मोहन राय में चाहे केशव चंद्र सेन में, इन लोगों में खुद विरोधाभास था और उसी विरोधाभास के कारण अंततः ब्रह्म समाज जो है वो सफल नहीं हो पाया। फिर भी कम से कम दो जो प्रखर समस्याएं थी उन समस्याओं में आपने देखा कि सती प्रथा को बैन कराया गया और दूसरी बात बाल विवाह की दिशा में भी एक ठोस निर्णय लिया गया। और यही नहीं, चूंकि यह प्रथम मिशनरी प्रभाव था, प्रयास था, इसलिए इनके प्रयासों से केशव चंद्र सेन के व्यक्तित्व से आप देखेंगे कि कई नए नए समाजों का गठन हुआ। फिलहाल आते हैं वेद समाज पर। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ।
के श्रीधर नायडू ने इसकी स्थापना किया था। अन्य लोग जो थे वी राजगोपालाचारी, विश्वनाथ मुदलियार, पी सुब्रियल चिट्टी, ये लोग भी इसमें शामिल थे। खैर इतना कभी पूछेगा नहीं पीटी से। फिलहाल ये जानने की जरूरत है कि 1800